आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन व्याख्यान में। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का यह व्याख्यान बीए ऑनर्स पार्ट 3 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए है। जो विषय है, जो प्रश्न पत्र है, वह है कृषि भूगोल। और कृषि भूगोल के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चरल मेथड्स के ऊपर व्याख्यान दिया था। आज हम एग्रीकल्चरल लैंड यूज मेथड्स के ऊपर अपना व्याख्यान दे रहे हैं। कृषि भूमि उपयोग की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, उसको हम इस व्याख्यान में जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बीए ऑनर्स पार्ट 3 के सभी विद्यार्थी जो कृषि भूगोल से संबंधित हैं, इस व्याख्यान को सुने। इस व्याख्यान में आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेंगी। हम सब जानते हैं, और ये जो तथ्य है सबको मान्य भी है, कि सभी क्षेत्रों में जो कृषि भूमि है वह समान रूप से नहीं पाई जाती। उसकी जो अपनी विशेषताएं हैं, उसके जो अपने कमियां और अच्छाइयां हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती हैं। भौगोलिक दशाएं चूँकि भिन्न भिन्न पाई जाती हैं और क्षेत्रीय आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। मानव का जो तकनीकी विकास है और वैज्ञानिक जो उसकी जानकारियां हैं, वो अलग अलग होती हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। इसलिए भूमि और फसलीय जो प्रारूप है, उसमें क्षेत्रीय भिन्नताओं का दिखाई देना बहुत स्वाभाविक है। हम इस बात को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो पड़त भूमि है या जो फसलीय चक्रण है, उसमें भी क्षेत्रीय भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पड़त भूमि लंबे समय तक चलती है, 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि की है, और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो फॉलो लैंड है, पड़त भूमि है, वो 2 वर्ष से कम समय के लिए होती है, जिसको हम करंट फॉलो के नाम से जानते हैं। एक क्षेत्र में एग्रो फॉरेस्ट्री पाई जाती है, मतलब कृषि वानिकी की विशेषताएं दिखाई देती हैं। वहाँ पर वृक्षों की बड़ी संख्या दिखाई देती है, खेती के साथ साथ वृक्ष उगाए जाते हैं। कहीं पर पशुपालन की व्यवस्थाएं ज़्यादा महत्व रखती हुई दिखाई देती हैं, तो कहीं पर कम महत्व होता है पशुओं का। तो ये जो तमाम बातें हैं, ये हमारी जो कृषि भूमि उपयोग की पद्धतियाँ हैं, उनको प्रभावित करने वाली हैं। तो आइए आज हम कृषि पद्धतियों में उनके जो भूमि उपयोग है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा करें। कौन कौन सी पद्धतियों से हम खेती करते हैं भूमि उपयोग की दृष्टि से। तो इसको हम मोटे तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं। कृषि पद्धतियों में भूमि उपयोग की दृष्टि से हम 4 प्रकारों में बांटते हैं, उनको 4 भाग में बांटते हैं। पहला है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग को हम गहन कृषि कहते हैं, कहीं कहीं इसको गहरी कृषि कहा गया है। लेकिन गहराई से तात्पर्य उसकी डेप्थ से हो जाता है। भूमि के अंदर कितनी गहराई है, उससे एक शंका मन में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यहाँ गहन शब्द का इस्तेमाल किया जाना इंटेंसिव फार्मिंग के लिए अधिक उपयुक्त है, तो हम इसे हिंदी में गहन कृषि कहेंगे। और दूसरा विस्तृत कृषि है, जिसको एक्सटेंसिव फार्मिंग के नाम से हम जानते हैं इंग्लिश में। एक है फॉलो लैंड सिस्टम। हम जहाँ खेत में बुआई करते हैं, उस खेत को कुछ समय के लिए पड़त छोड़ देते हैं, उसमें फसलें नहीं लेते, उस भूमि को कहते हैं फॉलो लैंड, पड़त भूमि। तो एक ये सिस्टम होता है। इसी प्रकार से एक चौथी व्यवस्था हो सकती है एग्रो फॉरेस्ट्री की, कृषि वानिकी की। तो ये 4
जो पद्धतियां हैं ये कृषि भूमि उपयोग से संबंधित कृषि पद्धतियां हैं। आइए इनको और हम विस्तार से जानने की कोशिश करें। हम एक एक करके इनके ऊपर प्रकाश डालेंगे। पहला है गहन कृषि या इंटेंसिव फार्मिंग। यह कृषि अपनी कुछ विशेषताएं रखती है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर खेतों का आकार छोटा है, श्रमिकों की उपलब्धता अधिक है और अधिकतम उत्पादन लेने की इच्छा वहाँ के कृषक की रहती है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए अधिकाधिक उत्पादन एक आवश्यकता बन जाती है कि प्रति इकाई क्षेत्र से अधिकाधिक उत्पादन लिया जाए। और इस प्रकार की जो गहन कृषि है इसमें जो कृषक है वो कुछ विशेष प्रयास करता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए। छोटे खेत में ही अधिक उत्पादन लेने के लिए अपने प्रयास उसके रहते हैं, जिसमें वो उत्तम बीजों की व्यवस्था करता है, अच्छा खाद डालता है खेत में, सिंचाई की व्यवस्था करता है, क्रॉप रोटेशन को अपनाता है, फसलों का चक्रण व्यवस्था को अपनाता है, फसलों में बदलाव करता है, बदलाव करके बोता है, कीटों से भी सुरक्षा करता है, जंगली जानवरों से सुरक्षा करता है। ये तमाम व्यवस्थाएं वहाँ का कृषक करता है ताकि प्रति इकाई अधिकाधिक उत्पादन हो और अधिक जनसंख्या का भरण पोषण इस कृषि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। चूँकि अधिक जनघनत्व होता है इसलिए कृषि भूमि के ऊपर जो दाब है वो अधिकतम होता है। विश्व के कुछ जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं, घने बसे हुए जो देश हैं, उनमें विशेष रूप से जनसंख्या की पूर्ति के उद्देश्य से इस गहन कृषि को प्रचलन में लिया गया है। इन क्षेत्रों में उदाहरण की यदि हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जापान है, चीन है, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो मुख्य देश हैं ये इसमें सम्मिलित हैं, जहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है और अधिक जनघनत्व के भरण पोषण के लिए छोटे खेतों के ऊपर हमें इस गहन कृषि पद्धति को अपनाना होता है। इस खेती के ऊपर भौगोलिक और मानवीय दोनों कारकों का ही प्रभाव रहता है। जैसे बताया कि मानवीय कारकों में जनसंख्या की अधिकता, जनसंख्या का घनत्व, फिर वहाँ के लोगों की खान पान की आदतें, उनके अपनी संस्कृति, ये तमाम बातें भी प्रभावित करती हैं। तो साथ में भौतिक कारक, जलवायु, मिट्टी, धरातल, ये तमाम बातें भी इसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। ये जो गहन कृषि है, इस गहन कृषि में दो तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो खाद्यान्न फसलें होती हैं, विशेष रूप से चावल प्रधान गहन कृषि होती है और गेहूं प्रधान गहन कृषि हो सकती है। और इनकी विशेषता यह है कि जहाँ चावल प्रधान गहन कृषि है उन क्षेत्रों में चावल ही प्रमुख फसल होती है खाद्यान्न के रूप में। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो चीन का दक्षिणी भाग है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर चावल की प्रधानता होती है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं मुख्य फसल के रूप में, खाद्यान्न फसल के रूप में होती है। इनमें भारत भी एक है। तो ये भारत है, पाकिस्तान का कुछ इलाका है। तो ये इस तरह की विशेषताओं वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूं की कृषि अधिक होती है। ऐसे ही एक दूसरी इसकी प्रणाली है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव मिक्स्ड एग्रीकल्चर, गहन मिश्रित कृषि। गहन मिश्रित कृषि में हम कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी महत्व बराबर का देते हैं। यहाँ खाद्यान्न फसलों के साथ साथ पशुपालन की व्यवस्था भी विकसित अवस्था में पाई जाती है या विकासशील तो कम से कम दिखाई देती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ यद्यपि कम होता है, इसलिए उनकी जो पूर्ति है उस पूर्ति के लिए यहाँ पर पशुपालन किया जाता है ताकि किसान की जो टोटल इनकम है उसमें जो कृषि फसलों से उत्पादन कम हुआ है उसकी पूर्ति पशुपालन के द्वारा की जा सके। पशुओं के द्वारा प्राप्त दूध है, मांस है, घी है,
इत्यादि इत्यादि जो पदार्थ हैं उनको बेच करके किसान अपनी आर्थिक दशा को सुधारता है इन क्षेत्रों में। और इस तरह की जो कृषि के उदाहरण हैं वो एशिया के बहुत सारे भागों में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, इसके साथ साथ एशिया के बाहर भी ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं, अर्जेंटीना है। इन क्षेत्रों में ये इंटेंसिव मिक्स्ड एग्रीकल्चर हमें दिखाई देती है। इसी तरह से दूसरा जो इसका फार्मिंग है वो विस्तृत कृषि है, एक्सटेंसिव फार्मिंग है। एक्सटेंसिव फार्मिंग है वो इंटेंसिव फार्मिंग की अपोजिट है। विपरीत व्यवस्थाएं यहाँ पाई जाती हैं, विपरीत विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। जहाँ गहन कृषि वाले क्षेत्र हैं वहाँ सघन जनसंख्या थी, तो यहाँ पर विस्तृत जो कृषि वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर विरल जनसंख्या होती है। वहाँ खेतों का आकार छोटा था, यहाँ खेतों का आकार विस्तृत है, बड़े हैं। आधुनिक तरीके यहाँ पर अपनाए जाते हैं कृषि को करने के लिए, और बड़े बड़े फार्म होते हैं जिनके ऊपर, जैसे प्राचीन काल में एक नोमैडिक हर्डिंग होती थी, घुमक्कड़ पशुपालन होता था, उसका सुधरा हुआ रूप हम इसको कह सकते हैं, विकसित रूप इसे कहा जा सकता है। इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ वर्षा लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर आसानी से घास उगाई जा सकती है। यहाँ पर विस्तृत कृषि में पशुपालन का अपना महत्व है, और साथ में बड़े फार्मों के ऊपर खेती भी की जाती है। जो फार्मों का आकार है वो भी 200 हेक्टेयर से लेकर के 1600 हेक्टेयर तक का पाया जाता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कितने विशाल फार्म होते हैं। यहाँ श्रम कम उपयोग में आता है, श्रमिकों की भी आवश्यकता कम होती है, प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो कम होती है। मशीनों का इस्तेमाल यहाँ पर अधिक होता है, और प्रति हेक्टेयर उपज कम होने के बाद भी टोटल जो उत्पादन है वो किसान के पास अधिक हो जाता है। तो ये विशेष रूप से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में और भूमि की उपलब्धता जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर इस प्रकार की फसल होती है, इस प्रकार की कृषि होती है। इस कृषि में गेहूँ एकमात्र फसल होती है जो शीतकाल या बसंत काल में बो दी जाती है। साथ साथ में कहीं कहीं जौ है, ओट, राई, तिल, सन इत्यादि की फसलें भी ली जाती हैं। और अब तीसरा सिस्टम है फॉलोलैंड सिस्टम। फॉलोलैंड सिस्टम पड़त भूमि पद्धति, जिसमें किसान अपनी भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि लगातार जब किसान एक फार्म के ऊपर, एक खेत के ऊपर फसलें उगाता है तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है, उसकी जो भूमि की सक्षमता है वो कम हो जाती है। उसकी उर्वरता कम होने के कारण वो आगे उत्पादन कम देती है। तो किसान इस बात का प्रयास करता है, ये कोशिश करता है कि मेरा जो खेत है उसकी उत्पादन क्षमता बनी रहे, उसकी उर्वरता मिट्टी की बनी रहे। इस कारण से वो कुछ समय के लिए उस खेत में फसलें नहीं लेता है तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसमें खाद वगैरह डालता है, और इस तरह से वो भूमि को पड़त छोड़ देता है। ये जो पड़त भूमि है ये 2 वर्ष तक के लिए यदि इसको पड़त छोड़ा जाता है तो इसको करंट फॉलो लैंड कहते हैं, और अगर 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए इसको छोड़ा जाता है तो उसको लॉन्ग फॉलो लैंड के नाम से जाना जाता है। ये हमारे यहाँ भारत में भी अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की पद्धति दिखाई देती है। उत्तर भारत की भी बात करें और राजस्थान की अलवर की बात करें तो यहाँ भी ये कहीं कहीं दिखाई देता है। और ये यद्यपि अभी सिंचाई के साधनों की अधिकता और मानवीय आवश्यकताओं की अधिकता, मानव की अधिकाधिक धन कमाने की जो इच्छा है उसके कारण से आजकल किसान फॉलो लैंड कम छोड़ते हैं, पड़त भूमि कम छोड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें देखने को अलवर ज़िले में भी मिल जाती है। बहुत बार आज भी किसान ये करता है कि जो खरीफ की फसल है वो खेत में नहीं लेता है, उस समय वो खाली छोड़ देता है, जबकि खरीफ की फसल उगानी होती है उसकी जुताई लगातार करता रहता है ताकि उसमें खरपतवार नहीं उगे, खाद उसमें डाल देता है और नमी उसमें संजोए रखता है। तो ये एक सीजन के लिए फॉलो लैंड होती है, लेकिन ये जो फॉलो लैंड वाला सिस्टम है इसमें किसान 1-2 साल के लिए इसको सामान्यतः खाली छोड़ता है, कहीं कहीं ये
अधिक वर्षों के लिए भी छोड़ देता है, फिर उस पर वो फसल उगाता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको लंबे समय तक बनाए रखना है। अब चौथी जो व्यवस्था है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री की, कृषि वानिकी व्यवस्था। कृषि वानिकी में जो किसान है वो हमारी जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उसके साथ साथ वो वृक्ष भी लगाता है अपने खेतों की मेड़ों पर या कहीं कहीं जहाँ भी उसको उचित लगता है। सामान्यतः मेड़ों पर और कुछ पंक्तियाँ बीच में लगा देता है। और ये जो वृक्ष हैं ये नॉर्मली ऐसे होते हैं जो पशुओं के लिए चारा देते हैं, ईंधन प्रदान करते हैं, तो ये उसकी पूर्ति हो जाती है। और कुछ आजकल वृक्ष ऐसे भी लगाए जाने लगे हैं जो कि फलदार होते हैं, तो फलदार वृक्षों की भी इसमें भूमिका बढ़ने लगी है कृषि वानिकी में। तो जहाँ पर फसलें और साथ में उसके जो वृक्ष लगाए जाते हैं उन वृक्षों का महत्व बढ़ जाता है, तो वो जो वानिकी जैसा दृश्य वहाँ पर दिखाई देता है, फॉरेस्ट सा दिखाई देता है। इसलिए इसको एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से, कृषि वानिकी के नाम से इस व्यवस्था को जाना जाता है। आज बहुत इलाकों में वैज्ञानिक स्तर के ऊपर इसकी व्यवस्था की गई है। भारत में भी आपको अनेक स्थानों पर इसके उदाहरण दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा कृषि भूमि उपयोगी की पद्धतियाँ, एग्रीकल्चरल लैंड यूज मेथड्स। तो एग्रीकल्चर लैंड यूज मेथड्स के हिसाब से भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षेत्रीय भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं, अलग अलग विशेषताएं दिखाई देती हैं, अलग अलग उद्देश्य वहाँ होते हैं उस मेथड को अपनाने के, और अलग अलग वहाँ की भौगोलिक और मानवीय दशाएं होती हैं।